में पढ़ा था तो उसमें देखा था हु इज मुस्लिम। मुस्लिम में बाई बर्थ देखा था पहले हमने। क्या होता है, जो जिसके दोनों पेरेंट मुस्लिम हो वो मुस्लिम होगा ऑटोमेटिकली। जिसके एक पेरेंट होगे तो वही कैसे उसकी अपब्रिंगिंग रही है वो देखेंगे, उससे डिसाइड करेंगे। मुस्लिम बाई कन्वर्जन, कन्वर्ट कर लोगे, रिकन्वर्ट कर लोगे तो वो मुस्लिम होगा। ठीक है। शिया सुन्नी बताया था। इससे ज़्यादा तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इनमें शिया और सुन्नी से। पर हाँ, शिया सुन्नी क्या होता है वो पता हो जाना चाहिए। अलग अलग होते हैं। इंडिया में मोस्टली सुन्नी होते हैं। तो तुम्हें इतना नहीं देखना क्वेश्चंस में, अगर सिया सुन्नी भी आए ना तो मैं बता रहा हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। वैसे तो वो पूछेगा ही नहीं, वो डीयू नहीं पूछेगा, लेकिन मॉक्स में तुम देखो ना कहीं भी सिया और सुन्नी, तो ना हमेशा ना दिमाग में बहुत कोई सा एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो दोनों के लिए अलग होगा। लेकिन तुम ना जनरल में ही सोचना कि जो मैंने पढ़ा है ना वो दोनों के लिए, तुम ऐसे ही सोच के इस क्वेश्चन सॉल्व करना। वो लिख देगा ना जानबूझ के भी सुन्नी, तो 1-2% चांस होंगे कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो। वो पॉइंट्स मैं बता ही दूंगा कि ये सिया वाला शायद पूछ ले, ठीक है। लेकिन तुम हमेशा ये वो कंफ्यूज करने के लिए डालेगा सिया सुन्नी सिया सुन्नी। वो एग्जाम तुम्हारे सेमेस्टर में तुम्हारा पता चलेगा क्या अलग है क्या क्या। यहाँ पर तुम दोनों के लिए सेम मान के चलना, हर चीज जितने भी तुमने पढ़ा है वो सेम ही है। मान के क्या चलना, सेम ही है। ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो टाइप कर देना। एसेंशियल पढ़ाए थे जो कि वैलिड मैरिज के हैं, यही है वैलिड मैरिज जो अभी मैं बताऊंगा। इजब व कबूल मतलब इसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल फुलफिल होने चाहिए। इजब क्या होता है, ऑफर। कबूल एक्सेप्टेंस। तो ये होना चाहिए एक निकाह के लिए, मैरिज के लिए, मुस्लिम मैरिज के लिए। ठीक है। और इसमें सेम सिटिंग में होना चाहिए। सेम सिटिंग क्या, फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए तुम्हें, और सेम मीटिंग में एक्सेप्टेंस देने, ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों होना चाहिए। महर डोर जिसको बोलते हैं, ये मतलब वुमेन को दिया जाता है आफ्टर, जब डिवोर्स ले लेते हैं तब, या फिर उसके डेथ के बाद, कभी भी दे सकते हैं। और विटनेस, विटनेस वाला देखना इसमें, ये विटनेस वाले में थोड़ा याद रख लेना, सीए सुन्नी वाला, कि किस में होता है विटनेस। सुन्नी में होता है, सिया में नहीं होता। ये एक चीज है जो मैं मान सकता हूँ कि हाँ पूछ भी देगा, डीयू भी पूछ सकता है कि सिया में जरूरत नहीं है विटनेस की लेकिन सुन्नी में है। तो ये एक चीज़ है जो ज़रूरी है। रिलीजियस सेरेमनी ऐसी कोई है ही नहीं, ये तो बस एक पॉइंट मैंने लिख दिया था, पर कोई रिलीजियस सेरेमनी ऐसी है नहीं जो मतलब ज़रूरी हो। ठीक है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ मैरिज में तुम्हें एक चीज़ याद रखना है कि एज 15 ईयर एज होती है पुबर्टी की। अगर तुमसे डायरेक्ट पूछ दे एज और उसमें पुबर्टी लिखा हो तो पुबर्टी को मार्क करना, एज ऑफ पुबर्टी को, ठीक है। लेकिन अगर एज नंबर में दिया हो तो 15 साल उसको एज ऑफ पॉवर्टी मानते हैं। क्योंकि एक एज देना जरूरी था इस वजह से, नहीं तो पहले ऐसे ही पॉवर्टी पॉवर्टी मानते थे। तो फिर भी एक जरूरी तो होता ही है कि भाई क्या कब। तो 15 ईयर ऑफ एज डाला था, जिसको भुलग कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन मुझे आती नहीं सही से। भुलग, BULUGS, याद रखना। ये भी वर्ड याद रखना। मैंने शायद जो वर्ड दिए थे 20 इंपॉर्टेंट, उसमें भी ये लिखा हुआ है। ठीक है। खयार उल बुलग, ये क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये था कि अगर किसी की मैरिज हो जाती है बिटवीन दिस एज 7 to 15, अगर इस बीच में हो जाती है तो गार्जियन के कंसेंट से होगा। तो वो चाहे तो उसको मैरिज को वो कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है। यही है। और किस एज में आके करेगा ये, किस एज में करेगा, 15 साल का जब हो जाएगा उसके बाद, 15 साल के बाद करेगा। लेकिन वुमेन के लिए ना, इसमें देखो वुमेन के लिए 15 से 18 के बीच में दिया गया है, लेकिन मैन के लिए ना, मेल जो होगा उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है, एंड लिमिट नहीं दी गई है, वो कभी भी कर सकता है। बस वही कंडीशन फुलफिल होने चाहिए कि वो भाई कंज्यूमेट ना करे मैरिज को। बस वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन वुमेन के लिए एज दिया गया है 15 से 18 के बीच में ही करना होगा, लेकिन मैन के लिए नहीं दिया गया। और तुम्हें याद हो, हिंदू मैरिज में रेपुडिएट वाला किसको दिया गया है, वाइफ को ही दिया गया है। सिर्फ सिर्फ वाइफ को दिया गया है। जो 4 ग्राउंड मैंने बताए थे डिवोर्स के अलग से, फीमेल के लिए, वाइफ के लिए, उसमें दिया हुआ है। और वो भी कब कर सकते हैं, 15 से 18 के बीच में। ठीक है। तो अगर मान लो दोनों का कंबाइंड ही तुम्हें क्वेश्चन दे दे, जो और पूछ दे कि वाइफ कब कर सकती है, सिर्फ वाइफ का पूछ दे तो 15 से 18 है। लेकिन अगर जहां पे भी हस्बैंड की बात आ गई तो दोनों का कंबाइंड तो पूछेगा नहीं, तब तो फिर इसी का पूछेगा। इसमें एज लिमिट नहीं है, एंड लिमिट नहीं है, ये ध्यान रखना है। शायद इसमें मैंने लिखा नहीं होगा कि, हाँ नहीं लिखा है।
तो 15 से 18 हिंदू में भी है, सेम चीज वुमेन के लिए इधर भी है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें मेल को भी दिया गया है ये राइट रेपुडिएट करने का, लेकिन वो 18 के बाद भी कर सकता है। बस वही कंडीशन कि भाई कंज्यूमेट मत करो तुम मैरिज, तुम्हें माल तुम चाहते भी हो कि अवॉइड करो मैरिज को, और फिर भी तुम कंज्यूमेशन कर रहे हो, तो फिर तो गलत है। तो वो चीज़ नहीं है। प्रोहिबिटेड डिग्री, इसको हम आज अलग से पढ़ेंगे। आवाज़ मेरी सही नहीं है, कोई एक बार मेरे को सारे बच्चे कंफर्म करो, सही नहीं है तो बताओ। सही है तो यस लिखो, नहीं तो नो। अप डाउन हो रही है। पता नहीं नेटवर्क इशू होगा। अभी सही है। हम्म। तो प्रोहिबिटेड डिग्री का क्या है, प्रोहिबिटेड डिग्री वैसे तो आज मैं थोड़ा अलग से बताऊंगा ही इसमें हर चीज, पर प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होनी चाहिए, और वो कौन सी आज मैं बताऊंगा, ठीक है। आज मैं इसको भी बता दूंगा प्रोहिबिटेड डिग्री क्या है मुस्लिम में। इंटर रिलीजियस मैरिज इसमें अलाउड है, लेकिन कौन कर सकता है, सिर्फ सुन्नी मेल्स कर सकते हैं। एक ये पॉइंट भी याद रखना तुम, अगर सिया सुन्नी को अलग से देखना चाहते हो तो ये पॉइंट भी एक याद रखना कि हाँ सिया में इंटर रिलीजियस मैरिज नहीं होती है, ठीक है। और सुन्नी में होती है, वो भी सिर्फ मेल कर सकता है, मेल कर सकता है। और किससे कर सकता है, किताबिया से। अब मैं एक बार डिस्कशन वाले ग्रुप पे देख रहा था कि किताबिया पे बहस चल रही है, कौन किताबिया है। भाई इन सब पे तुम्हें ये इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि ग्रुप्स में मत एक्टिव रहा करो, इससे कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें। तुम इतना वर्ड भी याद रख लोगे ना कि किताबिया से कर सकता है तो भी काफी है, तुम्हें कुछ नहीं पता होगा ना किताबिया के बारे में तो भी काफी। फालतू की चीजों पे बहस चालू हो जाती है वहां, जहां मेरे को मन भी नहीं करता कि अब इसे समझाऊं कि नहीं समझूंगी, कि देख इतना बहस पहले से ही हो चुकी होती है कि मैं सोचता हूँ अब छोड़ो। अब मूटा मैरिज ये तो जरूर ही याद रखना किस में होती है, ये सिर्फ सिया में होती है, ठीक है। और क्या होता है, ये मेन बेसिकली टेम्परेरी मैरिज होती है, कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सारी चीज़ें उसी की तरह होती है, इसमें भी निकाह वाले ही सारे फुलफिल होते हैं, लेकिन इसमें एक टाइम लिमिट, टाइम पीरियड के लिए वो लोग मैरिज मैरिज करते हैं, और इसको टेम्परेरी मैरिज, और बस ये ऐसी टेम्परेरी मैरिज है कुछ ऐसे, इसमें हम एक टाइम पीरियड होता है उतने के लिए मैरिज करते हैं, उसके बाद बस खत्म। और सारे कंडीशन इसमें भी वही निकाह वाले होने चाहिए, जो प्रॉपर जितने भी अभी ऊपर बताए मैंने। लिमिट ऑफ मैरिज, फीमेल सिर्फ एक कर सकती है, पॉलीएंड्री अलाउड नहीं है, पॉलीगैमी अलाउड है, ये 4 कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था, तलाक, तलाक तो इम्पोर्टेंट है ही। तलाक में तलाकुल सुन्नत, सुन्नत में क्या होता था, तलाकुल तलाकुल सुन्नत के 2 पार्ट होते थे, अहसन और हसन। अहसन में क्या होता था कि एक प्रोनाउंसमेंट करेगा, सिंगल प्रोनाउंसमेंट, और 3 महीने के लिए रुकेगा, इद्दत पीरियड के लिए, 3 महीने का, और उस बीच में वो रिवोक कर सकता है। अगर उसके बाद रिवोक नहीं करा तो वो अपने आप हो जाएगा तलाक, ठीक है। इसमें रिवोकेशन का टाइम होता है तुम्हारे पास, इसमें भी होता है, तलाक हसन में भी होता है, लेकिन तलाक हसन में क्या होता है कि तुम 3 बार प्रोनाउंस करते हो, हर महीने एक बार, ठीक है। तुहर में, तुहर के पीरियड में, तुहर क्या होता है, अब यही क्वेश्चन था उसमें, क्वेश्चन था कि जो निशांत ने बोल रहा था ना, निशांत अभी, वो यही क्वेश्चन था, तुहर क्या होता है। एक लिखा हुआ था पीरियड ऑफ प्योरिटी, और एक लिखा हुआ था बिटवीन टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये था शायद, शायद यही था। तो अब तुम इतना सिमिलर क्वेश्चन दे देगा, तो पहले तो मैं तो यही ऑब्वियसली मैंने देख के भी यही आंसर कहा, बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मैंने यही आंसर दिया। लेकिन अब उसने जहाँ प्योरिटी वाला जो ऑप्शन है वो हम बोलते हैं कि हाँ ऐसा कंसिडर करते हैं वो लोग कि ये प्योर पीरियड है, वैसे होता नहीं है ऐसा कुछ, ऐसा कॉन्सेप्ट, लेकिन वो ऐसा मानते हैं। तो वो क्वेश्चन वैसे तो देखा जाए तो बहुत हद तक सही भी, बहुत हद तक तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सही था कि हाँ मान लेते। लेकिन अगर आ गया ना वो क्वेश्चन, इतना चैलेंज होगा ना, इतना चैलेंज होगा, दिन भर उसी की बातें चल रही होंगी एग्जाम के बाद कि ये क्वेश्चन कैसे दे दिया, ऐसे कैसे दे दिया। तो ऐसा क्वेश्चन वो देगा ही नहीं, देगा तो फिर भाई तुम भी चैलेंज कर देना, पर ऐसा नहीं देता। पर वही बोला कि अब देखो इसमें टेक्निकल चीज पे जाना कि हो एक्चुअल में होता क्या है तुअर, उसको बोलते क्या है उससे मतलब नहीं है कि, लेकिन तुअर होता क्या है हमें वो देखना है। जो 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड का बीच का टाइम होता है उसको कहते हैं तुअर, ठीक है। तो हर हर बार वो एक प्रोनाउंसमेंट हर महीने करेगा, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने जैसे ही करेगा प्रोनाउंस, उसके बाद डिवोर्स हो जाएगा, उसके बाद रिवोक नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी रिवोक कर सकते हैं, 3
प्रोनाउंसमेंट तक। और तलाकुल बिद्दत तो मालूम ही होगा, ट्रिपल तलाक, शायरा बानू का केस। इम्पोर्टेंट है ये भी, शायरा बानू का केस। डायरेक्ट पूछ लेगा इसका क्या कब आया था, या फिर इसमें क्या था। इला, इला में क्या होता है, इला में हस्बैंड जो है वाइफ को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना कर देता है, कसम खा के बोलता है भाई मेरे को तेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। इसमें डायरेक्टली नहीं बोला उसने कि भाई मेरे को तलाक लेना है तुझसे, लेकिन इसमें कुछ एक्ट कर रहा है वो ऐसे जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये अब जो है हमारा डिवोर्स होने वाला है या हो गया है। ठीक। तो ये इला है। और एक जीहर, जीहर में क्या करता है, जीहर में वो ऐसे ऐसे रिलेशन वाले अपने किसी से कंपेयर करता है अपने वाइफ को जिससे वो मैरिज नहीं कर सकता, जो कि जैसे हो गया तुम्हारी मदर, सिस्टर, मतलब वही प्रोहिबिटेड डिग्री वाला। हाँ। हाँ प्रोहिबिटेड डिग्री वाला, जो अभी मैं बताऊंगा प्रोहिबिटेड डिग्री में क्या क्या होता है। इला फिर से, इला 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 में क्या होता है ना, इला में बस वो बोल देता है कि भाई मैं तेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा आज के बाद। ठीक है। तो अब तुम समझ जाओ भाई उसने ऐसा बोल दिया तो वो मुझे तलाक देने वाला है। ठीक है। तो वो बोलेगा कुछ, तुम्हें मानना है कि तलाक है। जीहर में भी वही कर रहा है, वो बोल कुछ रहा है लेकिन तुम्हें मानना है कि भाई तलाक है ये। और फिर म्यूचुअल कंसेंट से होता है खुला और मुबारक। एक क्वेश्चन ये भी आया था मेरे पास खुला का, कि उस खुला में मैंने बताया था ना कि वाइफ ऑफर करती है, तो ये एक क्वेश्चन था, अच्छा था, कि किसकी तरफ से इनिशिएट होता है, वाइफ की तरफ से होता है। ठीक है, ऑफर वही देती है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन इसी पे एक था कि वाइफ परचेज करती है, मतलब इसमें क्या होता है, परचेज होता है तलाक या फिर अग्रीमेंट होता है। तो अब ये देखो अब कितने दिमाग खराब वाली चीज है ये कि लेकिन वाइफ तो परचेज भी कर रही है, परचेजिंग भी तो एक एग्रीमेंट ही है, अब दोनों में सब क्या ऑप्शन बंदा टिक करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो मतलब हद हो जाएगी ना। परचेज करे कर रहा है या फिर अग्रीमेंट कर रहा है, दोनों सेम ही चीज़ है। कोई कुछ चीज़ खरीदता है तो वो भी तो अग्रीमेंट करके एक अग्रीमेंट ही होता है ना। और इसमें भाई ये म्यूचुअल कंसेंट से दोनों ही चाह रहे होते हैं, इसमें दोनों दोनों में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है मुबारत में। तलाक थ्रू ये पूरा एक्सक्लूसिवली वाइफ के पास होता है कोर्ट से तलाक लेने का। ठीक है। इसके ग्राउंड्स याद करने की तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है, मेन मेन वही होता है लगभग लगभग जो हिंदू में है। इद्दत पीरियड वो होता है, वेटिंग पीरियड होता है जिसमें वाइफ मैरिज नहीं कर सकती, रीमैरी नहीं कर सकती। 3 महीने तक होता है डिवोर्स के बाद, और डेथ के बाद होता है हस्बैंड के 4 महीने 10 दिन तक। हलाला, हलाला में ये था कि अगर जिससे तुमने जिस कपल अगर मैरी करना लिया है, अगर रीमैरी करना चाहे तो क्या प्रोसीजर होता है। तो वो प्रोसीजर, एक पहले तुम शादी, तुम्हारा डाइवोर्स होगा, तुम फिर 3 महीने इद्दत में रहोगे, फिर तुम्हें किसी से रीमैरी करना पड़ेगा, फिर उसके साथ कंज्यूमेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर से डाइवोर्स लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद 3 महीने इद्दत, फिर उसके बाद मैरिज होगी। मैं नहीं करता इसके बाद तो। इतना पर तुम्हारे एग्जाम में पूछता नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। पर मेंटेनेंस का देख लेना, ये केस इम्पोर्टेंट है। अहमद खान वर्सेस शाह बानू का केस, इसमें ही सबसे पहले मेंटेनेंस का जो लफड़ा शुरू हुआ था यहीं से हुआ था। जब पहले इनके, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस का कोई वही नहीं है, मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस बस इद्दत पीरियड के बाद दिया जाता है। इद्दत पीरियड तक दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नहीं दिया जाता। ये था कॉन्सेप्ट उसमें। पर इसमें फाइल किस में किया गया था, सेक्शन 125 सीआरपीसी का, जो कि एक सेकुलर लॉ है। उसमें कहा गया है कि मेंटेनेंस देना होगा तुम्हें वाइफ को, तो इसके थ्रू इसमें कह दिया था कि हाँ भाई तुम्हें मिल जाएगा मेंटेनेंस। पर फिर वही प्रोटेस्ट हुए, कुछ लोग ने कहा कि ये लॉ सही कैसे हो रहा है। तो फिर उसके बाद एक और लॉ आया, इसमें इधर उधर की बातें की गई कि मतलब तुम्हारा रिलेटिव देंगे, तुम्हारे बच्चे देंगे तुम्हें मेंटेनेंस, पर उसमें भी हस्बैंड की बात करी ही नहीं गई थी बेसिकली। ठीक है। फिर डैनियल लतीफी का केस आया, जिसमें भी इसको चाह रहे थे ये लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ कर दे, पर ऐसा हुआ नहीं। पर इसमें कुछ थोड़ी सी सही चीजें चीजें ये हुई कि इसमें ये कह दिया कि हाँ भाई उसको इद्दत देते इसे दे देंगे, या तो एक बार में ही दे देंगे या तो फिर दे सकते हैं। पर वैसे एक बार में देने की बात की गई थी कि हाँ भाई एक बार में दे देंगे।
ठीक है, वकाफ तो यार ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से रिकॉर्डिंग करने का ना यही दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा हैंग होता है फिर, और किसी में रिकॉर्ड भी नहीं होता ये। हाँ, वकाफ में क्या होता है, वकाफ बोर्ड जो होता है वो तुम्हारा रिलीजियस वो होता है, बोर्ड होता है जिसमें तुम जो भी चैरिटी करते हो ना, अल्लाह के नाम से करते हो, ठीक है, जो भी, और वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उसमें काम आता है, और उसके मैनेजर को मुतावली कहते हैं, बस इतना याद रखना है तुम्हें इसमें। अब इसके बाद हम आज के टॉपिक पे चलते हैं जो रह गया था हमारा, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इन मुस्लिम लॉ। इसको मैं अलग से बता रहा हूँ क्योंकि यही फिर उस उधर काम आएगा, वॉइडेबल वॉइड इन सब में। ठीक है, तो पहला इसमें, इसमें देखो इसमें चार चीज़ें हैं तुम्हारी, मुस्लिम लॉ में प्रोहिबिटेड डिग्री के लिए तुम्हें चार चीज़ें पढ़नी है, कंsanguinity, एफिनिटी, फॉस्ट्रेज, और क्या है चौथा, क्या है, अनलॉफुल कंजक्शन, कंजुगेशन। ठीक है, अनलॉफुल कंजुगेशन, ये चार चीज़ें हैं जिसमें से ये तीन पे तो, पहले तीन जो है उसमें ना वॉइड होती है, और लास्ट वाले में ना इरेगुलर होती है। वॉइड इरेगुलर ये सब बाद में देखेंगे, पहले ये जो होता क्या है वो देख लेते हैं ना, उसके बाद वॉइड और इरेगुलर देखेंगे। पहला क्या है, कंsanguinity। इसमें क्या होता है, इसमें देखो अगर तुम्हें डायरेक्ट ये क्वेश्चन है कंsanguinity होता क्या है, तुमने ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखे ना ABCD, इसमें से कुछ भी काम नहीं आने वाला तुम्हें, पर तुम्हारे लिए मैंने लिख दो, नहीं तो तुम ही पूछते क्या होता है। ठीक है, पर तुम्हें अगर क्वेश्चन आ गया ना कंsanguinity क्या होता है, अगर सिर्फ सिर्फ इसी पे क्वेश्चन आ गया, तो जो भी रिलेशन होते हैं ना ब्लड से रिलेटेड होते हैं, वो कंsanguinity में आ गया। ठीक है, जो भी रिलेशन है, ब्लड ब्लड रिलेटेड रिलेशन, जो ब्लड से रिलेटेड होंगे ना, जो ब्लड कौन से होते हैं, भाई हो गया, बहन, पापा, मम्मी, है ना, ऐसे जो रिलेशन हो गए वो हो गए तुम्हारे कंsanguinity में। कौन से हैं वो देख ही लो तुम, अब लिख दिया था मैंने, मदर, ग्रैंड मदर, ठीक है, मदर हो गया, ग्रैंड मदर हो गया, और ऊपर कितना भी चले जाओ, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, नीचे चले जाओ कितना भी, उसके ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ऐसे नीचे जाते रहो, सिस्टर, सिस्टर से नहीं कर सकते, फुल कंsanguine और यूट्रिन। अब यहाँ पे देखो हाफ नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है मैंने, अब ये छोड़ो, तुम एक चीज मेरे को बता सकता है कोई, एक क्वेश्चन का जवाब दो मेरे को, कि सिस्टर लिखा है मैंने यहाँ पे, सिर्फ कजन से तो कर सकते हैं, ये तो मालूम ही होगा बहुत को, पर सिस्टर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो कजन से तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि एक एक बंदा चार शादी कर सकता है, तो मान लो जो दूसरी वाइफ, मतलब मेरे फादर के दूसरी वाइफ से जो बच्चा होगा, उससे शादी कर सकता है कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ, बताओ यस और नो में। नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, रीजन बताओ अब, कोई माइक ऑन करके मुझे, सबसे पहले आंसर आया कौशिक शाह का, तुम ही बताओगे रीजन, बताओ, तुमने सबसे पहले दिया, इस वजह से तुम बताओगे, कुछ भी बताओ यार, कुछ भी तो दिमाग में आया ही होगा। स्टेप रिलेशन, फॉस्टर भी नहीं, फॉस्टर मैंने, फॉस्टर वॉस्टर कुछ नहीं है, हाफ ब्लड नहीं है, हाफ ब्लड तो यहाँ पे, हाफ ब्लड वाला तो यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है, हाफ ब्लड है भी नहीं, और हाफ ब्लड वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है यहाँ पे, कंsanguine का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जो बच्चों ने ऊपर लिखा है ना ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेटेड है वो, इस वजह से सेम ब्लड के हैं वो। ठीक है, यहाँ पे हाफ ब्लड वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ, यूट्रिन ब्लड है हाफ ब्लड का, और यूट्रिन ब्लड क्या था, तो सारे आंसर देने की जरूरत नहीं है तिलक, ठीक है ना, सारे जो आ रहा है सब सारे ही आंसर दे दो, कोई तो सही होगा ही। यूट्रिन ब्लड नहीं है, यूट्रिन ब्लड क्या होता है मैंने पढ़ाया था, देखना वो क्या होता है यूट्रिन ब्लड, तो वो तो हो ही नहीं सकता। मैंने बोला फादर का बच्चा, मदर नहीं बोला मैं, मदर, यूट्रिन अलग चीज़ होती है, और कंsanguine में क्या होता है कि ब्लड से रिलेटेड, तो ये भी जो है ना वो ब्लड से रिलेटेड है, यहाँ पे हाफ ब्लड की बात नहीं करी गई है कहीं भी। तो सिस्टर कौन, फुल जो होगा, मतलब अपनी जो बहन होगी वो, ऑब्वियसली, और जो ब्लड से रिलेटेड, जैसे जो चार वाइफ है ना, या फिर कोई अगर फिर से भी कोई वाइफ होगी अगर फादर की, मतलब एक से डिवोर्स ले लिया फिर से शादी कर ली, तो वो भी सेम ब्लड का होगा। यूट्रेन तो तुम्हें मालूम ही है, यूट्राइन ब्लड, मदर सेम होती है, तो वो भी नहीं, उससे भी नहीं कर सकते हम सिस्टर में, उसके अलावा किससे भी कर सकते हैं।
फॉस्टर वाला अलग है, इसमें कंsanguine की बात की गई है, ठीक है। नीस से नहीं कर सकते, ग्रेट नीस से नहीं कर सकते, ग्रैंड नीस किसी से नहीं कर सकते, बस जो नीचे जाओ उसके जितना जाते जाओ, ठीक है। आंट से नहीं कर सकते, ग्रेट आंट सबसे ऊपर जाते रहो, फादर साइड में भी और मदर साइड में भी। तो ये होता है कंsanguinity में, बस इतना याद रखना है तुम्हें, ब्लड रिलेटेड रिलेशनशिप जो ब्लड से रिलेटेड हो, ठीक है, उससे नहीं कर सकते। और उसमें कौन कौन से हैं वो ये लिखे हुए हैं, तुम्हारा मन हो तो पढ़ लेना, तुम्हें अगर आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इनमें से कौन से हैं जिसमें मैरिज वॉइड होगी, तो वो कंसेंगुइन का अपने आप तो वो ऑप्शन देगा, तो तुम वहां पे टिक कर देना। या फिर अगर डायरेक्ट इस पे पूछ दे तो ऑप्शन देगा ब्लड रिलेटेड रिलेशनशिप, तो उसमें भी वो तुम टिक कर सकते हो। बाकी तुमसे रिलेशन नहीं पूछने वाला कि अच्छा मदर क्या होगा, मतलब थोड़ा तो वैसे ब्लड रिलेशन है लिखा हुआ, अगर पूछ भी दिया मदर कौन होगी तो ये तो बता ही सकते हो कंसेंगुइन होता है, पर वो तो नहीं पूछने वाला वो। तो इसलिए ये रिलेशन क्या होते हैं वो इस काम का नहीं है, क्या चीज़ है वो ध्यान रखना। एफिनिटी, एफिनिटी क्या होता है? अराइजन ऑन अकाउंट ऑफ मैरिज, जो मैरिज से, किसी की मैरिज से जो रिलेशनशिप वो होते हैं, डेवलप होते हैं, बनते हैं वो। जैसे कोई दो लोग मैरी करते हैं तो बहुत सारे रिलेशनशिप अब बनते हैं ना, वाइफ साइड से तुम्हारे इतने सारे रिलेशनशिप हो जाते हैं, तो वो, ठीक है। तो ये एफिनिटी में होता है जो मैरिज के थ्रू होते हैं रिलेशनशिप। तो इसमें भी तुम्हें ये याद रखना है कि कौन से रिलेशनशिप होते हैं एफिनिटी, क्या होता क्या है एफिनिटी वाले रिलेशनशिप, वो जो मैरिज से बनते हैं वो। तो इसमें भी देख लो अब क्या है, वंस वाइफ्स मदर, मतलब वाइफ की मदर से, और ग्रैंड मदर या फिर उसकी मदर की मदर से, ठीक है। तो वाइफ के साइड का मान लो अब, जो मदर, फादर, जो फादर से तो लड़का कैसे ही करेगा। और एक और चीज याद रखना, इसमें ना मुस्लिम में जितने भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बताए गए हैं ना, ये मैन एक आदमी के पर्सपेक्टिव में दिखाए गए हैं। जैसे उधर तो दोनों के पर्सपेक्टिव में बताया था, लेकिन यहाँ पे देखो जितने भी है ना, ये सारे वुमेन हैं, जितने भी रिलेशनशिप निकल के आ रहे हैं वो फीमेल हैं, फीमेल सभी फीमेल हैं, ये भी फीमेल ही होंगे। तो सारे जो है ना, बस ये केस छोड़ के, इसमें ये दोनों के लिए होता है, एक ये फोर्थ पॉइंट छोड़ के, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हें बता दिया, एक ध्यान रखना कि मतलब ये सारे जितने भी है ना रिलेशनशिप, वो मैन के पर्सपेक्टिव में दिए गए हैं, कि वो वाइफ की मदर से नहीं कर सकता। ये तो नहीं लिखा हुआ कि कोई एक अपने फादर का, लड़के की तो बात ही नहीं कही गई है यहाँ पे कि इस लड़के से शादी नहीं कर सकते। इसमें ये बात की गई इस लड़की से शादी नहीं कर सकते, मतलब किसके पर्सपेक्टिव में बताया गया, एक मेल के पर्सपेक्टिव में बताया गया ये। तो ये ध्यान रखना बस एक, ठीक है। और वही है वंस फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ कौन होती है? मदर ही होती है, पर यहाँ पे इन्होंने लिख दिया फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ, ऊपर जाते रहो फिर उसके बाद जितना जा सकते हो। वंस वाइफ डॉटर, वाइफ की डॉटर कौन होती है? बेटी होती है, पर इन्होंने ऐसे घुमा फिरा के लिखा है, तो देख लो अब, मतलब रिलेशनशिप दिखा रहे हैं मैंने इधर की वाइफ शादी हुई है इनकी, तो उससे से एक रिलेशन आया ना, ये वो चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंड डॉटर, या फिर डॉटर या ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंड डॉटर, नीचे जाते रहो जितना जा सकते हो। ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, बस एक इकलौता यही है जो उसका एक्सेप्शन है मेल वाले का। इसमें भी फीमेल ही दिया हुआ है वैसे, वन सन्स वाइफ, और वंस और सन्स सन्स वाइफ है ना, इसमें भी वैसे फीमेल ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका अपोजिट भी होता है। इसका अपोजिट भी सेम वाइस वर्सा भी हो सकता है कि यहाँ पे सबको अब तुम कर दो फीमेल, तो वो भी हो सकता है। सबको मेल कर दो तो वो भी हो सकता है, फीमेल के पर्सपेक्टिव में भी ये वाला पॉइंट देख सकते हो। तो वो चीज़ है यहाँ पे, वैसे मेल के पर्सपेक्टिव में देते हैं। तो एफिनिटी हो गया जो मैरिज से रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, और कंसेंग्युनिटी जो हो गया वो ब्लड रिलेशनशिप। तुम्हारे मेन काम यही है याद रखना, इसके अलावा तुम ज़्यादा, जितना ज़्यादा याद रख लो वो तुम्हारा काम है। मेरे लिए तुम बस इतना याद कर लेना कि ये दोनों होता क्या है, ठीक है। अभी तक तो इतना ही याद रखना, वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, वो बाद में अभी देखेंगे फिर से। फॉस्टरेज मैंने बताया था, फॉस्टरेज क्या होता है? फॉस्टर मदर क्या होता है? जिसको कोई फीड कर देता है ना, किसी भी मेल मुस्लिम को फीड कर देगा ना कोई भी औरत, तो वो बिफोर 2 ईयर्स ऑफ एज, 2 साल से पहले पहले किसी को भी फीड कर देता है ना, तो वो उसकी फॉस्टर मदर हो जाती है। और वो बिल्कुल ही जितने भी चीज़ें होती है ना, जितने भी ये शादी वाली चीज़ हो गई, तो वो उसकी मदर की तरह, वो अब मदर की तरह ही ट्रीट करेगा उसको, शादी वाली चीज़ों में। कि अब उसके जो बच्चे हैं तो वो उसके फॉस्टर सिस्टर हो गई, ठीक है। तो फॉस्टर सिस्टर से वो मैरिज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कि मैरिज के टर्म्स में हर चीज़ वो सेम उसकी तरह देखेगा जो उसकी मदर होती, ठीक है।
तो फॉस्टरेज वाला समझ में आया कि फॉस्टरेज वाले में सारे रिलेशन, अब देख लो मदर के रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो मदर से नहीं कर सकता था, वो उस औरत से भी नहीं कर सकता जो उसको, जिसने उसे फीड किया है। उसके, तुम अपनी बहन से नहीं कर सकते, तुम उसकी बेटी से भी नहीं कर सकते फिर तुम। तो ये है फॉस्टरेज में। अनलॉफुल कंजुगेशन, ये थोड़ा सा है समझने वाली चीज, इसमें ध्यान से सुनना। इसमें लिखा हुआ है अ मैन कैन नॉट मैरी टू वाइफ्स हु आर सो रिलेटेड टू ईच अदर बाय कंsanguinity, affinity और fosterage at same time, that if either had been a male they could not have lawful intermarried। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक आदमी दो वाइफ, दो वाइफ रखना तो अलाउड है इनके में, पर इन्होंने बोला दो ऐसी वाइफ नहीं रख सकता जो, मान लो जो दोनों वाइफ है, मान लो जिससे वो दूसरी बार शादी करने जा रहा है वो, और उसकी जो वाइफ है वो, ये दोनों ऐसे रिलेशन में ना हो, कंsanguinity, एफिनिटी और फॉस्टरेज। अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो सारे मेल के पर्सपेक्टिव में बात की गई है, तुम फीमेल के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हो। तो उसने वही कहा कि उन दोनों में से कोई भी अगर एक मेल होता, वो जो दोनों वाइफ होने वाली है उसकी, एक पहली वाइफ है और जो दूसरी, उन दोनों में से कोई भी एक मेल होता, ठीक है, तो वो लॉफुली उनसे मैरिज नहीं कर पाते। क्यों? इन रिलेशंस की वजह से। जैसे तुम बताओ, तो अगर मेरी, जैसे एक आदमी अपनी मदर से शादी नहीं कर सकता, तो वही बंदा अपनी वाइफ की मदर से भी नहीं कर सकता शादी। क्यों नहीं कर सकता? हम मान लेते हैं कि अब इन दोनों, अब दो वाइफ कौन सी होने वाली है इसमें, इस कंडीशन में, एक उसकी जो वाइफ है वो ऑलरेडी, और एक उसकी मदर, मतलब उसकी वाइफ की मदर। तो ये दोनों है, अब इनमें से कोई एक लड़का कर दो, जो अभी उसकी वाइफ है उसको लड़का कर दो, ठीक है, तो वो उसका बेटा हो गया। अब बेटा अपनी माँ से थोड़ी शादी कर सकता है। तो ऐसे ये समझना ये वाला। अब कोई बंदा अपनी बहन से भी शादी नहीं कर सकता, यहाँ पे मैंने बताया था ऊपर अभी। तो अब मान लो कि कोई अपनी वाइफ की बहन से शादी करने जा रहा है, तो वो भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मान लो इन दोनों में से कोई एक लड़का होता, तो वो अपने आपस में शादी नहीं कर पाते ना। तो ये है यहाँ पे कंज ये कंजुगेशन समझ में आया, अनलॉफुल कंजुगेशन। चारों पॉइंट समझ में आए तो यस लिखो। हाँ लॉय बोलो, माइक ऑन करके बोलना। भाई कॉन्सिग्युइन और जो आपका था कॉन्सिग्युइन और यूटेरिन का मतलब जरा फिर से बताइएगा। कंजू कौन सा बोल रहे हो? कॉन्सैंग्विन और यूटेरिन। कंsanguinity, हाँ। हाँ, इसका यूट्रिन, जो थर्ड पॉइंट है मतलब सी वन का सी हाँ जो है, हाँ ये ठीक है वाला माय गॉड। पॉइंट। ठीक है ठीक है। कंजू कंजुगेन का जो मेन है वो चीज़ यही रखनी है, जो ब्लड से रिलेटेड रिलेशनशिप होता है उसको कहते हैं, ठीक है। और यूट्रिन हो गया, यूट्रिन में अब इनका अलग आ गया एक चीज़, ये चीज़, ठीक है, ये इनका अलग आ गया। हम हाफ ब्लड बोलते थे ना कि भाई फादर है, फादर के बाद हम हाफ ब्लड में क्या देखते थे कि एक फादर है, उसके दो बच्चे अलग अलग मदर से, तो उसको हाफ ब्लड मान लेते थे। लेकिन इसमें फादर, इसमें क्या कंजुगेन में हम देखते हैं ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। और यूट्रिन में क्या, यूट्रिन में मदर हमारी सेम होती है, मदर सेम होती है, और हस्बैंड, मतलब जो फादर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं दो बच्चों के, तब वो होते हैं यूट्रिन ब्लड से रिलेटेड, कि मदर सेम है। और दो बंदे तब यूट्रिन में होंगे जब मदर सेम हो, और जो दोनों के फादर हो, दोनों बच्चों के फादर वो अलग अलग हो, ठीक है। कंजुगेन में तुम्हारा समझ लो ऐसे हाफ ब्लड की तरह ही समझ लो, लेकिन ये बोलना मत कहीं भी कि हाफ ब्लड इस सिस्टर के पर्सपेक्टिव में। लेकिन हाफ ब्लड वाला ऐसा सीन यहाँ पे होता ही नहीं, नाम भी नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। और फुल तो तुम्हें मालूम ही है कि दोनों सेम हो। और कंजगेन का मेन मीनिंग मतलब जो है वो ब्लड से रिलेटेड रिलेशनशिप वो होता है, ठीक है। समझ में आया लो? हाँ ओके। समझ में आया सबको? इन लॉ से नहीं कर सकता, हाँ सिस्टर इन लॉ से नहीं कर सकता कोई अपने, सिस्टर इन लॉ से नहीं कर सकता शादी। सबको समझ आ गया तो एक बार यस लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, वही वैलिड, वॉइड और इरेगुलर मैरिज की बात की गई है। वैलिड मैरिज को सही मैरिज कहते हैं, वॉइड को बातिल, और इरेगुलर को फासिद। याद रख लेना नाम, अगर पूछ लिया तो कर देना यार, एक नंबर, एक वर्ड याद करने के लिए मिल जाएंगे 4 नंबर तुम्हें। तो वैलिड मैरिज के तो एसेंशियल्स मैंने बता दिए थे, तो अब वो तो बताऊंगा नहीं कि क्या थे, फिर से अभी बताया था, ठीक है।
तो वैलिड मैरिज जो सारे एसेंशियल फुलफिल करते, जो मैंने पीछे बताया था, ये जबू कबूल, प्रोहिबिटेड में नहीं होने चाहिए, ये सब जो भी बताया था, विटनेस होना चाहिए, तो वो तो वैलिड मैरिज का हो गया। ठीक है, तो वैलिड मैरिज तो वो हो गया। वॉइड मैरिज इसमें क्या होता है? वॉइड मैरिज का मतलब तो तुम्हें मालूम ही होगा कि जो मैरिज के एसेंशियल फुलफिल नहीं होते और वो लीगल नहीं होती मैरिज, वो हो गया वॉइड मैरिज। अब किस किस कंडीशन में होती है वॉइड मैरिज, वो यहाँ पे देख लेना, ये पॉइंट याद रखने वाली चीजें हैं, तो ये याद रख लेना, ये सब किस में वॉइड होता है मैरिज मुस्लिम में। ठीक है, तो पहला है फोर्स कंसेंट, कंसेंट फ्री नहीं है, फोर्स है। ठीक है, तो वो हो गया वॉइड, उसमें वॉइड हो जाएगा। एक से ज्यादा हस्बैंड हो, पॉली एंट्री अलाउड नहीं है, बताया था, पॉलीगैमी अलाउड है, पॉली एंट्री अलाउड नहीं है। तो एक से ज्यादा हस्बैंड रख लोगे तो भाई वो मैरिज वॉइड होगी, दूसरा हस्बैंड और इसके साथ वाली मैरिज वॉइड होगी। प्रोहिबिटेड डिग्री में ये प्रोहिबिटेड डिग्री का आ गया। अब ये तीनों पॉइंट, कंसेंग्युइनिटी अभी जो मैंने ऊपर बताया, अफिनिटी और फॉस्टरेज, ये तीनों अभी अभी बताया है, इसीलिए मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ पर समझाना ना पड़े। ये तीनों पॉइंट जो हैं, इनमें से किसी से भी शादी हुई इस रिलेशन में, कंसेंग्युइनिटी कौन सा, ब्लड रिलेशन वाले, एफिनिटी कौन सा, जो मैरिज से अराइज होते हैं वो, और फॉस्टर कौन सा, जब कोई फीड कर देता है किसी बच्चे को तो वो फॉस्टर मदर हो जाता है। फॉस्टर मदर को हम वैसे ही ट्रीट करेंगे मैरिज में जैसे हम अपनी मदर को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट और ये दो पॉइंट अलग से याद कर लेना। हस्बैंड नहीं होना चाहिए एक से ज़्यादा, ये तो मालूम ही चल गया होगा अब तक तो। फ्रॉड, फोर्स और ऐसे नहीं होने चाहिए कंसेंट। तो वॉइड मैरिज समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गए। अब इरेगुलर मैरिज होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए इरेगुलर मैरिज क्या होता है। इरेगुलर मैरिज ना, इसमें वॉइड वाला, वॉइडेबल वाला नहीं है कुछ। इरेगुलर का हमें देखना है, इरेगुलर फासिद मैरिज जिसको हम बोलते हैं, इरेगुलर मैरिज वो होता है जिसमें ना कुछ ऐसी एसेंशियल फुलफिल नहीं होती, जिसके फुलफिल हम कर दें, अगर हम कर दें तो वो लीगल हो जाएगी, और जब तक नहीं है तब तक वो इरेगुलर कहलाती है। ठीक है, बस इसमें इतना ही होता है। जैसे अब इसका कोई एग्जाम, मतलब देखो, मान लो अगर मैंने तुम्हें ये कहा कि भाई मेरे को 5 बॉटल जो है वो पानी देना तुम भर के, एक एक लीटर वाली बोतल में, एक मतलब 5 लीटर पानी चाहिए, एक एक लीटर भर के देना मेरे को 5 बॉटल में। ठीक है, अब तुमने क्या किया, मेरे को 4 बॉटल तो पूरे बढ़िया से दिया और एक में तुमने आधा ही लीटर पानी दिया था, तो मैंने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब तुम बोलते हो ठीक है अच्छा उसे भर के ले आता हूँ, भर के ले आए तो फिर वो हो गया ना फुलफिल, सारे कंडीशन फुलफिल हो गए, अपने आप वो सही हो गया। तो इसमें कुछ ऐसी चीज होती है जो नहीं होती है फुलफिल, जिसके फुलफिल होते ही वो फिर वैलिड मैरिज जैसा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल था मैरिज के टर्म्स में, पर ठीक है समझ गए होगे क्या है। तो इरेगुलर मैरिज क्या होता है ये समझ में आया अभी? क्या क्या पॉइंट्स है वो तो देख लेंगे, पर होता क्या है इरेगुलर मैरिज? थोड़ा अलग है अवॉइडेबल से, कि उसमें अवॉइडेबल तो अवॉइडेबल ही होता है हमेशा, कि हाँ भाई उसने कंडीशन फुलफिल नहीं करी थी तो एक पार्टी की तरफ से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ना कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है जिसको फुलफिल करते ही कर सकते हो तुम, दोबारा से करना पड़ेगा, अगर तुम्हें वो वैलिड करना है तो करना पड़ेगा, कर सकते नहीं, करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो विटनेस वाला है। अब मैरिज विदाउट विटनेस, बिना विटनेस के शादी इरेगुलर वॉइड भी हो सकता है, वॉइड ही है वो अभी तक के लिए तो, कि जब तक वो नहीं हुआ है तो वो वॉइड ही है। वो उसका कोई वो लीगल इफेक्ट नहीं है। हाँ लेकिन हाँ, इसका भी लीगल इफेक्ट आ जाता है, वो अलग चीज़ है यार, लीगल इफेक्ट वाला छोड़ दो तुम। इरेगुलर के भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसमें भी अगर तुम्हारा ना, देखो क्या होता है, तुमने अगर वो किया है ना, कंज्यूमेट कर लिया मैरिज, अगर तुम्हारा मैरिज रेगुलर है, कंज्यूमेट कर लिया, तो फिर वो लीगल इफेक्ट ले आता है बहुत सारी, वैलिड मैरिज जैसा। तो बहुत चीज़ें हैं, वो छोड़ो, अभी हमें यही पढ़ते हैं। तो इसमें पहला है कि अ मैरिज विदाउट विटनेस, बिना बिना विटनेस के अगर शादी हो रही है तो वो हो जाएगी इरेगुलर। लेकिन अगर तुम दोबारा शादी कर लो विटनेस के साथ तो तुम मैरिज कर सकते हो। लेकिन अब इसमें देखो, इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन था ना, तुम्हारा से दोबारा से मैरिज किया, विटनेस ले आए तो हो गया। और ये चीज़ ये देख लेना, इसमें सिया के साथ लिखा हुआ है, क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा ना कभी कि किस में होता है सिया सुनी, इसमें पूछ दे, तो ये ध्यान रखना क्यों है ये, क्योंकि सिया में तो भाई हमें विटनेस की जरूरत ही नहीं होती, तो उसमें ये ग्राउंड ही कैसे हो सकता है रेगुलर का, मैरिज विटनेस वाला। तो ये याद रखना, अगर कभी मान लो उसका दिमाग घूम गया, कि थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं क्वेश्चन, दिमाग में याद नहीं रहेगा एग्जाम टाइम पे ये, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब भी ये पॉइंट पढ़ना तो इस पे जरूर ध्यान देना।
बिना विटनेस के अगर हो जाए, मैरिज विद फिफ्थ वाइफ, अब फिफ्थ वाइफ का अगर फिफ्थ वाइफ के साथ हो जाए तो वो इरेगुलर। अब इसको वैलिड कैसे कर सकते हैं? वैलिड इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो तुम्हारी एक वाइफ की डेथ हो जाए जो पहले से है, पहला, या फिर दूसरा किसी को डिवोर्स दे दो उन चार में से, तो तुम्हारी जो फिफ्थ वाइफ है वो अपने आप ही, फिफ्थ जो शादी करी है तुमने पांचवी, वो अपने आप ही वैलिड हो जाएगी। ठीक है। किसी के साथ इद्दत पीरियड में तुमने शादी कर लिया है, तो ये जैसे इद्दत पीरियड, तो वो इरेगुलर होगी, लेकिन जैसे इद्दत पीरियड खत्म होगा तो फिर से वो, भाई सही है, वो शादी वैलिड है। किसी फायर वर्शिपर के साथ कर लिया तुमने, तो इसको कैसे कर सकते हो तुम वैलिड? इसको ऐसे कर सकते हो कि तुम उसे कन्वर्ट करवा दो किसी ऐसे रिलीजन में जो कि किताबिया हो, है ना, तो वो भी हो जाएगा। अनलॉफुल कंजक्शन वाला यहाँ पे पॉइंट आ गया, अनलॉफुल कंजक्शन में किसी से हो रही है शादी, तो इसको कैसे होना होगा? इसमें ऐसे जो पहले वाइफ थी उसको तलाक दे दो, हो गया। तो यही है बस इर्रेगुलर में भी। इतना ही मेरे को नया पढ़ाना था, इतनी चीज समझ में आई अभी तक मुस्लिम लॉ में। अभी आगे और चीजें देखते हैं। इतनी चीजें समझ में आई तुम लोगों को? जल्दी जल्दी